आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही चले सर। आज हमने करने ठीक है। लेटर मुगल क्यों कहा जाता है? बेसिकली जो दौर था आखिरी औरंगजेब तक का जो था, वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव दौर था। उसके बाद जो मुगल बादशाह आए थे 1707 के बाद, यानी कि 1707 से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो इसलिए लेटर मुगल कहा जाता है इनको। बाद में आने वाले, यानी कि औरंगजेब के बाद के जो मुगल हैं वो लेटर मुगल कहलाते हैं। पेपर में पूछता है जी, लेटर मुगल का पहला हुक्मरान कौन सा था? बहादुर शाह जफर वन था। क्या था? बहादुर शाह जफर वन। इसका टेन्योर कहाँ से है जी? 1707 से 1712 तक 5 साल का दौर था। अच्छा, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक दो होंगे जिनको हम देखेंगे। पहला मुगल एम्पायर है जी लेटर मुगल्स का। और इसकी डेथ ये किसके बाद बना था? औरंगजेब की डेथ। ये पूछा जाता है जी, औरंगजेब की डेथ के बाद कौन हुक्मरान बना था? बहादुर शाह जफर बना था। उसके बाद इसके बाद आया जी जहांदार शाह। ये इसका टेन्योर जो है 1712 से 1713 है, 1 साल है। ये सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है इसका मुगल अंपायर का, जहांदार शाह का। उसके बाद है फर्रुख शहरयार। फर्रुख शहरयार 1713 से 1719 तक का है। और ये जो है, इसने ब्रिटिश जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको बड़ा उसने जो है फैसिलिटेट किया। फ्री ट्रेड वगैरह उनको करने की इजाजत दे दी। इसने कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी थी। उसके बाद जी मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है जी मोहम्मद शाह रंगीला? अच्छा, ये बड़ा मजेदार करेक्टर था मोहम्मद शाह रंगीला। ये बड़ा अय्याश किस्म का था। यानी कि ये इस किस्म का था। इसका टेन्योर जो है 1719 से 1748, और बड़ा लंबा दौर था। इसने तो तबाही फेर के रख दी मुगल अंपायर की। और यहां से मुगल अंपायर इतना कमजोर हो गया कि किसी भी टाइम कोई बाहर की ताकत इनके ऊपर हमला कर सकती थी। और ये इस किस्म का शख्स था। ये वो पागल शख्स था कि ये नेकेड जो है ना, बगैर कपड़ों के ये दरबार में आ जाता था। यानी कि अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला लेता बिना कपड़ों के, ऐसे जैसे वो सोया होता उठ के चल पड़ता। कोई इसको होश नहीं होता था। और बड़ा शराब जो है नोश बंदा था ये। और बड़ा जो है इसने वीक किया इस्लामिक इकदार को भी, बड़ा इसने कमजोर किया। मुस्लिम जो बादशाहत थी मुगलों की, उसको भी बड़ा कमजोर किया इसने। और इसको फिर पूछा जाता है जी, मोहम्मद शाह रंगीला को किसने तबाह किया था, आके खत्म किया था? मोहम्मद शाह रंगीला को आकर बिठाया था किसने तबाह किया? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने वो किया था इसको। और नादिर शाह जो है, इसके बारे में देखते हैं। ये 1736 ये ईरान का बादशाह था। बेसिकली नादिर शाह कौन था? ईरान का था। इसको बुलाया गया था स्पेशली, नादिर शाह को। और नादिर शाह को बुलाया गया था ताकि ये इसको इसलिए बुलाया गया था कि इस्लाम को खतरात लाहक थे मोहम्मद शाह रंगीला की वजह से। ताकि वो आए, इसको सबक सिखाए, इसको मारे। और इसकी बेशक मुगल में से, लेकिन किसी और को बनाया जाए। तो इस वजह से इसको बुलाया गया था। उसने क्या किया जी? ये ईरान का बादशाह था और मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर इसने हमला किया। कब किया? 1739 में, जिसको बैटल ऑफ कर्नल कहा जाता है। पूछा जाता है जी, बैटल ऑफ कर्नल कब हुई थी? 1739 में हुई थी। कब हुई थी? 1739 में। हन्नूज दिल्ली। अच्छा, एक बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, हन्नूज दी दूर। ओ जी, दिल्ली बहुत दूर है अभी के खाब खरगोश में रहना, देखा जाएगा जो होगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा था कि जब इसके ऊपर नादिर शाह हमला करने आ रहा था, तो इसके साफ ज़ाहिर है इनके एजेंसियां भी होती हैं। एजेंसियां मतलब के रिपोर्टर काम करने वाले होते हैं। तो इसके जो फॉरेन सफीर था, तो ये बताया कि जी नादिर शाह आपके हमला करने आ रहा है। जनाब जिस हालत में होते हैं, ये बैठते हैं दरबार में। वो जी बड़ा दूर है, देखा जाएगा, हनूज दिल्ली दूरस्त। ये कॉल जो है हनूज दिल्ली दूरस्त, जो ये कोटेशन है यानी कि स्टेटमेंट है, जरबुल मिस करता है, ये इसी मोहम्मद शाह रंगीला की है, हनूज दिल्ली दूरस्त।
जब वो महल में दाखिल हो गए, फिर उसको होश आया। अ, नादिर शाह के बड़ा इन मुगलों का खून बहाया, इनके सिपाहियों का बड़ा। उसके बाद वो वापस चला गया और तख्तो ताउस भी ले गया। तख्ते ताउस जो बनवाया गया था, हुमायूं ने बनवाया था तख्तो ताउस, वो भी साथ ले गया। ठीक है। और उसके जब नादिर शाह हमला करके जाता है, इसको सबक सिखाता है, तो नष्ट कर देते हैं। ऐसा 1801 में फिर मराठा आ जाता है, सिख शाह अब्दाली। अ, अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली जो है, ये बादशाह था अफगानिस्तान का। और ये शाह वलीउल्लाह के कहने पर आए थे अफगानिस्तान, सॉरी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अहमद शाह अब्दाली ने भी हमला किया था। और इसकी जो जंग हुई थी वो कौन सी थी? बैटल ऑफ मानोपर, ये 1758 में हुई थी, मुगलों और अहमद शाह के दरमियान। क्योंकि ऐसा ऐसा इनका जो है इक़्तिदार कमजोर पड़ रहा था, तो ये जो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह, इनको सबक सिखाने के लिए आए थे। तो शाह पूछा जाता है जी, अहमद शाह किसके कहने पे आए थे? शाह वलीउल्लाह के कहने पे आए थे। बैटल ऑफ मानोपर कब हुई थी? ये 1748 में हुई थी। किसके दरमियान हुई थी? ये अहमद शाह और मुगल्स के दरमियान। उसके बाद देलवी को देखिएगा, कुतुबुद्दीन अहमद शाह वलीउल्लाह देलवी भी इनको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन अहमद भी कहा जाता है। 1703 से 1762 में शाह वलीउल्लाह, इन्हीं के बारे में जिनका हमने अभी ऊपर जिक्र किया, ये पैदा हुए थे 21 फरवरी 1703 को मुजफ्फरनगर, इंडिया के अंदर। इनकी डेथ 1762 में होती है। ठीक है। और 59 साल उम्र होती है इसकी, इनकी। और ये जो है औरंगजेब के दौर में पैदा हुए थे। इनका असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद था। क्या था? कुतुबुद्दीन अहमद। और ये सूफी थे। और इनके बाप का नाम जो था अब्दुल रहीम था। तो मदरसा रहीमिया जो है, वो हिंदुस्तान के अंदर मदरसा रहीमिया, वो इन्हीं के बाप के नाम से मंसूब है। मदरसा रहीमिया बहुत बड़ा मदरसा है ये। उसके बाद अब्दुल रहीम जो इनके वाले साहब, तो इस में शाह वलीउल्लाह कौन से सिलसिले से बिलोंग करते हैं? शाह वलीउल्लाह बिलोंग करते हैं सहरवर्दिया सिलसिला से। और ये पूछा गया है जी, शाह वलीउल्लाह हज पर कब गए थे? शाह वलीउल्लाह हज पर 1732 में गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। ये वो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, जो पूछे गए हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, या पेपर में आ चुकी है या आ सकती है। अच्छा, उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें। इसके बाद ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, किसके दौर में हुई थी? थर्ड पानीपत हुई थी शाह वलीउल्लाह के दौर में। और उसके बाद देखिएगा, इनकी एक पॉपुलर बुक है बड़ी मशहूर शाह वलीउल्लाह की, कौन सी है जी? हुज्जतुल बलागा। इनके बारे में पेपर आया कि जी हुज्जतुल बलागा किस किताब है, किन की लिखी हुई किताब है? शुल्ला साहब की। इनमें बता रहा हूँ, ये बड़े अहम कि अक्सर फर्स्ट एंड सब कॉन्टिनेंट, शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड कुरान इनटू फारसी। एक तो पूछा गया है कि जी बरसगीर के अंदर सबसे पहले का तर्जुमा किसने किया? सबसे पहले फारसी में तर्जुमा किया था बरसगीर के अंदर, वो किसने किया था? शाह वलीउल्लाह साहब ने किया, फारसी में। कब किया था? ये साल भी पूछा, 37 में। ठीक है। उसके बाद पहली मर्तबा अब्दुल कादिर ने था उर्दू में। फारसी में किया था शाह वलीउल्लाह ने, उर्दू में किया था अब्दुल कादिर ने, शाह अब्दुल कादिर ने। अब्दुल कादिर भाई 1779 में किया था। ये दोनों क्वेश्चन दोनों तरीकों से पूछे गए, एक किसने किया, किस साल में किया। उसके बाद मराठास अंपायर आ जाता है, क्योंकि जब अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह हैं, तो मुगल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो साहब जरा मराठा साथ रह रहे होते हैं से, तो ऐसा ऐसा क्या करते हैं,
वो अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे इलाकों से बड़े इलाकों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और अपनी जो स्टेट होती है उसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं उसको। मराठा अंपायर जो है ये सब कॉन्टिनेंट की डोमिनेंट पावर थी, सबसे ज्यादा ताकतवर थी 18वीं सदी के अंदर। ठीक है। इनका जो फाउंडर है मराठा अंपायर्स का पहला रूलर जो है वो कौन है? शिवाजी भोसले वन। शिवाजी भोसले वन है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ थर्ड बैटल में मरहमी की होती है, जंग होती है किसके खिलाफ? अहमद शाह अब्दाली, यानी कि जो अफगानी था अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। कौन? थर्ड बैटल ऑफ 1761 में पूछा जाता है जी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1761 में। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। किसके दरमियान हुई थी? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान हुई थी। एक मिनट। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद 10 साल गुजरते हैं। माधवराव जो था वो ऐसा ऐसा खुद को जो है ना क्या करता है, मजबूत करता है। फिर आगे जाकर इनकी जंग होती है मराठों की। कब होती है? 1805 में। कब होती है? 1805 में मराठों की। उसको क्या कहते हैं? ये 1805 में शुरू हुई थी, 1818 तक। ये जो है ना थर्ड एंग्लो मराठा वार इसको कहा जाता है। ये इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट है। 1805 से 1800 जो है ये 8 हो सकता है, शायद 18 नहीं है। मैं इसको मजीद कंफर्म कर लूंगा। तो इनकी थर्ड एंग्लो मराठा वार, यानी कि किसके दरमियान? एंग्लो एंग्लो किसके लिए यूज होता है? ब्रिटिश के लिए यूज होता है। तो थर्ड एंग्लो मराठा यानी कि ब्रिटिश और मराठों की वार हुई थी, तीसरी हुई थी थर्ड। जो तीसरी वार थी उसके अंदर शिकस्त हुई थी मराठों को, और मुकम्मल तौर पर कब्जा क्या हो गया था? बर्तानिया के पास आ गया था, ब्रिटिश के पास आ गया था। पूछा जाता है पहला अंपायर कौन था मराठों का? शिवाजी भोसले वन। आखिरी अंपायर यानी कि आखिरी जो अंपायर था बादशाह मराठों का, वो था पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजी प्लेसी। अब 100 साल गुजर जाते हैं। सॉरी, 1857 की जंग आजादी से 100 साल पहले यानी कि 1757 में, 1757 में ये पूछा गया क्वेश्चन कि जंग आजादी के 100 साल पहले कौन सी जंग हुई थी? बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी, जंग प्लेसी। ये प्लेसी 70 किलोमीटर दूर एक जगह कलकत्ता के मकाम से, और दरियाए भागमती के किनारे के ऊपर, दरिया भागमती के किनारे के ऊपर एक जगह है प्लेसी। तो वहां पर जो है ना एक प्लेसी जगह जहां पर जंग हुई थी, जिसको बैटल ऑफ प्लेसी कहा जाता है। कब हुई थी? 1757 में हुई थी, 23 जून 1757 को। किसके दरमियान हुई थी? ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान। सिराजुद्दौला कौन थे जी? के अब ना ये शुरू हुए तो साउदर्न कॉस्ट है, यानी कि कोस्टल लाइन है साउथ के अंदर। इंडियन वाली साइड भी होगी, और ये भी हो गए यानी कि हमारा कराची, ये वाली साइड जहाँ पे उनका मंग है। ये ऐसा ऐसा यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुए थे, और मोस्टली बंगाल के, यानी कि उन्होंने ऐसा पहले, सबसे पहले बंगाल के ऊपर कब्जा किया। फिर ऐसा ऐसा खितों ये बे ऑफ बंगाल वाले, तो ये ऐसा ऐसा बाकी खितों के ऊपर कब्जा करते हैं। तो रास्ते में सबसे पहले कौन था जी? रास्ते में आते हैं ये बंगाल में नवाब ऑफ बंगाल आते हैं, सिराजुद्दौला। इनको मारा जाता है। इनकी जंग होती है किनके साथ? लॉर्ड क्लाइव के साथ। ब्रिटिश अंपायर का होता है लॉर्ड क्लाइव, तो उनके साथ होती है। तो नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो जाती है। ठीक है। क्यों होती है जी? आपको पता है, अक्सर आपने ये सुना होगा, कोट किया जाता है जी, मीर जाफर मीर सादिक। तो मीर जाफर की वजह से हुई थी। मीर जाफर इसका जर्नेल था सिराजुद्दौला का। तो इसको कहा गया था कि जी, और रिश्तेदार भी था इसका। ठीक है।
नवाब सिराजुद्दौला का। तो कहा गया जी, आपको बंगाल का क्या बना देंगे, सरदार बना देंगे, ये स्टेट आपको दे देंगे। तो इस वजह से इसने गद्दारी की। अच्छा, मजे की बात यह है कि जितनी भी, चाहे टीपू सुल्तान था या सिराजुद्दौला था, ये इनके जर्नेल ही थे जो गद्दार निकले थे। तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफर की वजह से क्या होता है, मीर जाफर की वजह से ये नवाब सिराजुद्दौला साहब हार जाते हैं और इनको मार दिया जाता है। और इस तरह बैटल ऑफ प्लेसी हार गए थे। और ये किसकी नजर हो गई थी, ये मुनाफिकत की नजर हो गई थी और धोखे की नजर हो गई थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला साहब हार गए थे। इस तरह बंगाल इनके कब्जे में आ गया था। अब बेसिकली जब ये आ गया बंगाल इनके कब्जे में, इसका मतलब है कि इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर कदम रख दी। तो पूछा ब्रिटिश अंपायर ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो बरसगीर के अंदर ब्रिटिश अंपायर का फाउंडर कौन है, हु हु इज, वो कौन था, बेसिकली लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है। तो ये था। और मीर जाफर ने मदद की थी। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में। ये जो हमने देखी मराठों और किसके दरमियान हुई थी, ये थर्ड अहमद शाह अब्दाली के दरमियान। ये पूछा जाता है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान। और पानीपत के मकाम के ऊपर दिल्ली के करीब कौन जीत जाता, ये अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों को तबाह करके रख देते हैं और फिर वापस अफगानिस्तान चले जाती है, दोबारा से फिर मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इस ड्यूरेशन के अंदर अहमद शाह था कौन, मुगल अंपायर कौन था, मुगल अंपायर तो चल रहे हैं। इस ड्यूरेशन जो मुगल अंपायर था वो अहमद शाह था, जो कि 1754 से 1775 तक मुगल अंपायर था। भी तो डेट डेट वाइज वो बक्सर होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है। एक मिनट होल्ड की। जी। अच्छा, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब होती है, 1764 में होती है। कब होती है, 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर जो है ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था जी, हेक्टर मोनरो, कमांडर हेक्टर मोनरो। और इधर से कंबाइंड आर्मीज थी किसकी, मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, शाह आलम टू। मुगल अंपायर का बादशाह शाह आलम टू था, बंगाल का नवाब ऑफ बंगाल था, और मीर कासिम था। ठीक है, इसी साइड का। तो ये थे इधर, और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो बैटल ऑफ बक्सर होती है। असल में ये होता है कि मीर कासिम जो है ये मीर जाफर में से होता है। तो इनको मीर जाफर को जब लालच दी गई थी, तो फिर ऐसा ऐसा फिर इनको इक़्तिदार से हटाना शुरू किया। तो फिर ये फिर अंग्रेजों के खिलाफ फिर लड़ना शुरू हो गया मीर कासिम। तो ये सारे मिलके लड़ते हैं, लेकिन क्या है, हार जाते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर कौन जीत जाता है, जीत जाती है। उसके बाद अब जब ये जीत गए हैं, उसके बाद ऐसा ऐसा मैसूर के इलाके के ऊपर कब्जा करना शुरू करेंगे। तो ये मैसूर, ये देखे ना, ये एरिया पहले यहाँ पे कब्जा कर लिया, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो ऐसे करते पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर जाएंगे। अब ये क्या था, एंग्लो मैसूर वार 1799, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये क्या थे, बाप बेटा थे। हैदर अली बाप था, टीपू सुल्तान उसका बेटा था। और ये हैदर अली कौन था, मैसूर का बादशाह था, हुक्मरान था। तो टीपू सुल्तान जो है इसका बेटा होता है। ठीक है, और टीपू सुल्तान का जो असल नाम है, पूछा गया पेपर में, क्या था, फतेह अली। टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था, फतेह अली था। 1782 से 1799 तक ये हुक्मरान रहा था।
इनका जो टेन्योर है 1761 का टेन्योर, यानी कि 1761 से लेकर 1799 तक इनका टेन्योर है, इन दोनों बाप बेटों का। तो 1761 में है, 1761 में हैदर अली का शुरू होता है। ठीक है, हैदर अली 1782 तक रहता है, फिर 1782 में ये एंग्लो वार होती है। ये कितनी थी? 4 हुई थी एंग्लो मैसूर वार, चौथी। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार देखिएगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट मैसूर वार कब हुई थी? 1767 से 1769। 1767 से 1769 में हुई, 2 साल रही ये। और ये किसके दरमियान लड़ी गई थी? हैदर, जो कि बादशाह था मैसूर का, सल्तनत मैसूर का, और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हैदर अली ये जीत जाता, और ये फिर जंग खत्म होती है ट्रीटी के जरिए। पूछा जाता है जी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुई? 1767 से 1769 तक। किस ट्रीटी के जरिए ये हुई थी खत्म? ट्रीटी ऑफ मद्रास के जरिए। अंग्रेज भी बड़े मुनाफिक हैं, ये मान लेने वाली बात है। एंग्लो मैसूर वार हुई जी 1780 से 1784 में। ये स्टार्ट हुई थी 1780 में। ठीक है, और ये इस वजह से हुई जब टीटी मद्रास को तोड़ा गया था, तो उसके नतीजे में हुई थी। ठीक है, और ब्रिटिश तोड़ा की एंड हुई थी 1784 में। इसी के दौरान जो हैदर अली है, उसकी डेथ हो जाती है, और इसकी जगह फिर कौन आ जाते हैं? टीपू सुल्तान आ जाते हैं बाप की जगह। 1782 में लड़ना शुरू करते हैं, 84 तक ये जंग वैसे रहती है। उधर से कौन था जब स्टार्ट हुई? हैदर अली, और ब्रिटिश की तरफ से आयर कॉर्ट था, आयर कॉर्ट। तो इसमें भी क्या होती है, ये भी किसी बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाती है। और इसमें जो ट्रीटी होती है वो क्या होती है? ट्रीटी ऑफ मंगलोर होती है 17 में। टीपू सुल्तान, थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 में से 1792 में। ठीक है, ये स्टार्ट होती है 1790 में, खत्म होती है 1792 में। ये टीपू सुल्तान के दरमियान होती है, और किसके दरमियान होती है? टीपू सुल्तान के साथ कौन होते हैं? इनके साथ होते हैं फ्रांस, अलायंस होता है फ्रांस का। तो पूछा गया था कि ये क्वेश्चन आया कि जो मैसूर थी या टीपू सुल्तान सपोर्ट किसने की थी? फ्रांस ने की थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है ये उसके खिलाफ, ये उससे, क्योंकि ब्रिटिश पंगे डाले हुए थे। उधर से अमेरिका के साथ लड़ा, उधर से इनके साथ लड़ा, क्योंकि ये जाति, तो फ्रांस उस पर थी और ये था ब्रिटिश। तो फ्रांस और इनकी आपस में बड़ी मुखालफत थी, तो इसलिए फ्रांस ने इसको भी सपोर्ट किया, हैदर अली को, सॉरी टीपू सुल्तान को। तो किसके दरमियान होती है जी? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश की तरफ से था कौन था? कॉर्न वेलिस था, ये गवर्नर था, कॉर्न वेलिस। एंड हुई थी बगैर किसी नतीजे के किसके साथ? ये ट्रीटी श्रिंगापतम के तहत हुई थी 1792 में। होती है 1798 सुल्तान और किसके दरमियान है? और इधर के फ्रांस के कुछ लोग होते हैं आए हुए हैं कि ये हमारे हवाले किए जाए, तो टीपू सुल्तान नहीं करता, तो आपस में इनकी जंग शुरू हो जाती है। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सपोर्ट करता है टीपू सुल्तान की, अपनी आर्मी भेजता है। लेकिन आर्मी, क्योंकि ब्रिटिश का कंट्रोल होता है समंदर के ऊपर, तो जिस वजह से नहीं पहुंच सकते, और इस तरह टीपू सुल्तान को काफी महंगी पड़ जाती है, वो अकेला हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि मीर सादिक जो होता है वो भी इसका जर्नेल होता है, और वो भी गद्दारी कर जाता है। तो टीपू सुल्तान की शहादत होती है कब? 1799 में। मीर सादिक साहब को देखिएगा, ये रिलेटिव सुल्तान का
और मीर जाफर का पोता, यानी कि बेगादार और पोता बेगादार एक था। अब क्या था, इसको इंचार्ज बनाया गया था बारूद खाने का, तो बारूद खाने का, ठीक है। तो क्या होता है जी, ये लालची था और टिप यानी कि इक्तदार का भी भूखा था, पैसों का भी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इसको यूज किया कि आप अगर वो करेंगे तो हम क्या करेंगे जी, हम मैसूर आपको दे देंगे। करता है मीर सादिक, गद्दारी करता है। जिस दिन जंग का आगाज होता है, ब्रिटिश हमला करने जा रहा होता है, उससे एक रात पहले क्या होता है, क्योंकि इससे तो पता होता है कि इन्होंने हमला करना है मीर सादिक को, तो ये क्या करता है कि बारूद खाने के अंदर पानी छोड़ देता है। सुबह जब पता चलता है कि जी ब्रिटिश आ रही है आर्मी, तो टीपू सुल्तान निकलने लगता है। वो कहता है जी बुलाया जाए, तो बारूद खाने में पानी छोड़ देता है वो, फिर वहां से सामान और बारूद वगैरह निकलना मुश्किल हो जाता है। तो तब रुक जाती है, और इधर से टीपू सुल्तान अपने 20 साथियों के साथ निकलता है जी। जो बैरक्स होती है, इनके जहाँ पे इनके जवान रह रहे होते हैं, इंचार्ज यही होता है उन सारी जगहों का। उसको क्या करता है जी, उनको वहीं पे बंद करके अंदर उनको तनख्वाह का लालच देता है जी। आज है जी टीपू सुल्तान ने तनख्वाह बांटने का क्या है, हम आपको इजाफी तनख्वाह दे रहे हैं, तो पैसे बढ़ना शुरू कर देते हैं लालच दे के। तो वो उधर मसरूफ हो जाते हैं। तो और बाहर से क्या करता है टीपू सुल्तान करता है, तो टीपू सुल्तान 3-4 बार लड़ता रहता है, उसको दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि जी टीपू सुल्तान ने फिर यहाँ कहता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी बेसिकली अपनी बहादुरी और मीर जाफर के ऊपर कहा था। इस तरह इसकी शादी 1799 में इसके बाद खिलाफ पैदा हो जाता है, और ऐसा ऐसा सिख भी क्या होते हैं जी 1800 में मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जो है ये फिर चलता है। उसके बाद फिर इस दौरान ही ये हम आगे इसको और आप में देख चलता जाएगा। फ्रेजिंग कब शुरू होती है जी, 1819 में शुरू होता है। शुरू की थी हाजी शरीयत फाउंडर ऑफ द मूवमेंट। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुए। जी बताइएगा। चले ये 3 स्लाइड है, ये भी करते हैं। इसमें मैं वो बता देता हूँ। सिख डायनेस्टी क्या है, सिख डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, सबसे पहले पूछा जाता है जी। सिख डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो राजा रणजीत सिंह है। ठीक है, फर्स्ट रूलर ऑफ द सिख डायनेस्टी राजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले कब लाहौर पर हमला किया था, 1801 में। यहाँ बुनियाद रखी सिख डायनेस्टी की 1801 में। उसके बाद जी पंजाब को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा इसका जो है राजा रणजीत सिंह जो है वो ये देखिएगा, रंजीत सिंह 1801 से 1839 तक। उसके बाद खड़क सिंह इसका जर्नैल था, बल्कि इसका बेटा था। 1839 में टेन्योर रहा, 39 से 40 तक। नौनिहाल सिंह रहा। चांद कौर रही 1840 से 41। शेर सिंह रहा 1841 से 43। दिलीप सिंह रहा 1843 से 49। और जिंद कौर 1849। ये जिंद कौर की मां थी दिलीप सिंह। का पहला हुक्मरान कौन था, रणजीत सिंह। आखिरी कौन था, दिलीप सिंह था। दिलीप। अब इनमें जो अमर थी, बल्कि हुई थी। उसके बाद फिर
क्या कुछ हो गया किसी एक को वॉइस का? बताइएगा, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? अब ठीक है। जी, अब वॉइस ठीक है, बताइएगा। जी अभी अच्छा, क्या होगा? ट्रीटी ऑफ लाहौर जो दिया जाएगा 1 करोड़ नानक, ये नहीं पे कर सकेंगे तो कश्मीर दिया जाएगा। कश्मीर को बचाने के लिए गुलाम सिंह क्या करता है? पैसे इकट्ठे करता है, 75 लाख नानक, और क्या दे देता है? ट्रीटी ऑफ अमर के तहत आवाज नहीं आ रही? जी, आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। अच्छा, तो फिर सेकंड होती है, सेकंड हार, ये सिख हार जाते हैं फिर। और इस तरह दिलीप कुमार को क्या हो जाता है? दिलीप कुमार बेसिकली ये अच्छा होता है, इससे लड़ रही होती है, इनके जनरल इससे लड़ रहे होते हैं। तो मतलब कि वो हारते हैं, तो इसका मतलब दिलीप सिंह को हार हो जाती है। ये सब उस टाइम 5 साल का था। इसकी माँ जिंद कौर लड़ रही थी। बाहर निकल जाते हैं उनके, और फाइनल वहीं पे रहते हैं दिलीप सिंह। उसके बाद आइएगा आखिर में आते हैं बहादुर शाह जफर, जो है ये 20वां हुक्मरान था किसका? मुगल अंपायर। पूछा जाता है जी, लास्ट खान कौन था? बादशाह जफर टू। वो वन था पहला, ये टू मुगल का। ये उर्दू शायर भी था, और इसको शिकस्त होती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर 1757 में। जंग आजादी होती है। ये अब क्या होता है, बंगाल वाले सारे मिलके क्या करते हैं जी, इसको इकट्ठा करते हैं कि आप लीड करो। तो फिर लीडर ये होता है, साफ जरा जो लीडर होगा वो मारा जाएगा जब हारेंगे। तो ये हारते हैं तो फिर उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, रंगून में। और वो क्या करता है जी, उस टाइम जो जनरल था, जनरल हैंडसन, वो क्या करता है, इनके बच्चों की गर्दनें काट के इनको नाश्ते में बहादुर शाह जफर को पेश करता है। तो इस हद तक जुल्म करते हैं। उसके बाद रैद अहमद खरल कौन था? ये बेसिकली चक झुमरा का था, फैसलाबाद का। और ये भी जो जंग आजादी थी 1857 का बड़ा हुक्म वो था, फ्रीडम फाइटर। और इसने जंग को अपना एज ए हेड, ये ब्रिटिश की मरम्मत करता रहा था। सबसे ज्यादा मजामत इसी ने की थी, जंग को इसी ने क्या किया था? कंट्रोल किया था। किसने? रहे अहमद शाह खल। और ये फिर डेथ हो जाती है इसकी। जंग में एंटी होने जाता है, इसको फिर मार दिया जाता है। कहा जाता है। ये बहादुर शाह जफर का जनरल था, और ये दिल्ली के लिए लड़ा था। भाई, ये रानी ऑफ झांसी भी कहा जाता है। जिसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की। और ये भी एक लीडिंग फिगर थी किसकी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। बेगम हजरत महल, या बेगम ऑफ अवादा भी कहा जाता है, बेगम हजरत महल। ये भी एक फ्रीडम, ठीक है। और ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नेपाल में थी ये, वहाँ से थी। तो इस तरह मुगल तक से आगे शुरू करेंगे।